नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का लेक्चर थर्ड जो कि है तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, इंडियन डायनेस्टी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ तुर्क्स। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं, आप उसको जाइए देखिए, उसके बाद इसको देखते हैं। चलो हम किताब पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कौन सी हिस्ट्री वाली जो बुक है 7वां संस्करण उसे कवर कर रहे हैं। तो आपके पास अगर किताब है तो इस चैप्टर को खोल के बैठ जाइए और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओके? तो 712 ईसा पूर्व में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की। अरब में इस्लाम के उदय ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। इस्लाम के विस्तार की जो प्रक्रिया पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का पर कब्जा करने के बाद शुरू हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रही। अरबों का भारत पर अप्रभुत्व एक सीमा विशेष तक ही रहा और धीरे-धीरे वे प्रभावहीन हो गए। लेकिन तात्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए कालांतर में अनेक शक्तियां उदित हुई जो भारत को आगामी 300 वर्ष अथवा तुर्कों के आक्रमण से पूर्व तक बनी रही। ओके, इस अध्याय के अंतर्गत हम तुर्कों के आक्रमण के पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंशों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इसको देख लेना एक बार अपनी किताब में। ये मैप है, यहाँ इतना क्लिस्टर क्लियर नहीं दिख रहा है। मध्यकालीन भारत में उत्तरी साम्राज्य, नॉर्थर्न एम्पायर इन मिडेवल इंडिया, हिंदुशाही राज्य। उत्तर भारत का एक विशाल राज्य था जो कश्मीर की सीमा से मुल्तान की सीमा तक फैला हुआ था और चेनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला का विस्तृत था। हिंदुकुश पहाड़ी आपको पता है कहाँ पड़ती है? जिस किसी को पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अरब के शासक इस राज्य को लगभग 200 साल के भरसक प्रयासों के बाद भी न जीत सके। अंत में उन्हें अफगानिस्तान और काबुल छोड़ना पड़ा। 300 साल तक हिंदुओं का शासक था। 10वीं शताब्दी के अंत में जयपाल यहाँ का शासक बना। वह अपनी वीरता और योग्यता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु विदेशी तुर्कों का सामना करने में वह असफल रहा। कौन? जयपाल। जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश 9वीं सदी के आरंभ में बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका उदय हुआ। संभवतः ये जनजाति गौंड मूल के थे। इस वंश का प्रमुख शासक नन्नूक था। कौन था? नन्नू। उसके पौत्र जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर उनका राज्य जेजाक भुक्ति कहलाया। चौहान राजा पृथ्वीराज के हाथों 1182 ईसा पूर्व में परमारदेव की पराजय के बाद इनकी शक्ति का पतन हो गया। सोलंकी वंश 10वीं सदी के अंत में मूलराज प्रथम के गुजरात में चालुक्य वंश की नींव डाली। जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल के प्रयत्नों में यह राज्य पश्चिमी भारत के एक महान शक्तिशाली राज्य बन गया। इस राज्य की सीमा के अंदर गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, आबू, नदौला और कोंकण स्थित थे। भीम प्रथम 1022 से 1064 इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1125 से लेकर 26 ईस्वी में हुआ। 1187 ईसा पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनहिलवाड़ पर अधिकार किया। परांतक प्रथम के बाद अगले लगभग 30 वर्ष तक समय चोलों की अवनति का काल था, जिससे परांत द्वितीय या सुंदर चोल वंश चोल तथा उत्तक चोल ने शासक किया। मध्यकालीन भारत में दक्षिणी साम्राज्य। दक्षिणी में कौन कौन? जैसे बादामी बादामी या वातापी के चालुक्य। छठी शताब्दी के समय से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक
दक्षिणापथ पर जिस चालुक्य वंश की शाखा का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। वातापी कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। ओके। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख ऐसे वातापी के चालुक्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख एक प्रसंगित के रूप में रचना रविकीर्ति ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईसा पूर्व को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईसा पूर्व चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। किसको? हर्ष को पराजित किया। कालांतर में विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 746 ईसा पूर्व लगभग कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य का साम्राज्य स्वामी बना। हालांकि वे अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित साम्राज्य का कायम रखने में असमर्थ रहा। दत्तिदुर्ग नामक राष्ट्रकूट शासक ने अपने परास्त कर महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप्पा द्वितीय द्वारा की गई थी। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईसा पूर्व शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणकारी से स्थानांतरित की। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम एवं कुंडल संगम के युद्ध के चेलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के कारण उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर प्रथम के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय 1068 से लेके 1076 ईसा पूर्व तक, इसके बाद विक्रमादित्य पृष्ठ 1076 से 1126 ईसा पूर्व राज सिंहासन पर बैठा। विक्रमादित्य पृष्ठ की राज्यसभा में विक्रमादेव चरित्र की रचयिता विल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हड़ उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य पृष्ठ की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश की अवनति प्रारंभ हुई। इस वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1189 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक ने मान्यखेत की अपनी राजधानी बनाया। यादव की राष्ट्रकूटों के राज्य की भाषा कन्नड़ थी। दंतिदुर्ग मालवा पर अभियान किया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार के द्वारपाल की भूमिका निभाई। प्रतिहार ने द्वारपालिका की भूमिका निभाई। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी में वीर नारायण की उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष में कविराज मार्ग की ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय अलम सूदी भारत आया। तक्कोलम की लड़ाई 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांत प्रथम ने भाग लिया, जिसमें चोल शासक पराजित हुआ। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने सोमेश्वरम को कृष्णेश्वर तथा गंडमार्तंडादित्य नामक मंदिर बनाए। उसकी राजभाषा में कन्नड़ भाषा का कवि पौन्न निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की। इसकी शांति पुराण की रचना की। 974 से 75 ईसा पूर्व चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश की अंतिम
शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। अब वाकाटक वंश, ये आपने काफी सुना होगा एग्जाम में, वाकाटक वंश, इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की इसी वाकाटक वंश की। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां का वितरण अजंता गुहालेख से मिलता है। वाकाटक शासक प्रभुसेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्मन से प्रभुसुर स्थानांतरित की। इस वंश के प्रतापी शासक प्रभुसेन द्वितीय ने सेतुबंध तथा सर्वसेन ने हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की। संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि ने कुछ समय तक प्रभुसेन द्वितीय की राजवासा का निवास किया था। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु लगभग 575 से 600 ईसा को माना जाता है। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, अनेक मंदिरों में चैत्यों का निर्माण करवाने के कारण चित्तकरी की उपाधि मिली। कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मित्ताविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। इसमें कपालिकों तथा बिच्छुओं पर व्यंग्य कसा गया है। प्रसिद्ध संगीतक रुद्राचार्य ने महेंद्र वर्मन प्रथम में संगीत की दीक्षा दी थी। आगे बढ़ते हैं। काशोकुटी ताम्रपत्र और महावंश के अनुसार पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईसा पूर्व श्रीलंका के मानवर्मा को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंघल भेजी। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय अपनी चीनी यात्री हिंसांग को कांची गया था और काफी समय तक वहां रहा। उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। वेल्लुर पाल्यम लेख के नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी चालुक्यों पर विजय के लिए उपलक्ष्य विजय स्तंभ स्थापित करने का वर्णन है। इसी विजय के उपरांत उसने वातापी कोण धर्म महामल्ल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईसा पूर्व कराची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया। संस्कृत विद्वान दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में निवास करते थे, जिन्होंने काव्य दशकुर्माचरित की रचना की। वेलुर पाल्यम अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया। अपराजित पल्लव वंश की अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पल्लवकालीन वास्तुकला शैलियों के महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली एवं राज सिंह शैली के अंतर्गत बनाए गए मंदिर प्रमुख एवं दर्शनीय हैं। चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश, चोल, चेर, आपने पल्लव ये सब पढ़े ना, उसी में से। चोल पल्लव वंश के सामंत थे। इनका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है, जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखे गए। चोल राष्ट्र का चोल मंडलम पेन्नार और कावेरी नदी के बीच पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरेयूर, कावेरी पट्टम, तंजावुर आदि शैली शामिल थे। विजयालम चोल साम्राज्य की स्थापना की तथा तंजौर का अधिकार कर नरकेशी
नरकेसरी की उपाधि धारण की। अ, परांतक प्रथम 907 से 953 ईसा पूर्व में पांड्य नरेश राज सिंह की द्वितीय तथा सिंगल राजा के संयुक्त सेना को विल्लूर युद्ध में पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया तथा मदुरा कोंड की उपाधि धारण की। परांत प्रथम को अपने शासनकाल के अंत में राष्ट्रकूट नरेश द्वारा नरेश कृष्ण तृतीय से तक्कोलम के युद्ध में पराजित होना पड़ा। इसे चोल राज्य की प्रतिष्ठा और गहरा आघात पहुंचा। परांत प्रथम के बाद अगले लगभग 30 वर्ष तक समय चोलों की अवनति का काल था, जिसमें परांत द्वितीय या सुंदर चोल तथा उत्तम चोल ने शासन किया। चोल शक्ति का पुनर्जीवोड़ द्वारा राजराज प्रथम 985 से 1014 ईसा पूर्व के समय हुआ। राजराज प्रथम 985 से 1114 ईस्वी ने पांड्य, चेर तथा सिंगल श्रीलंका के त्रिसंगठन को पराजित किया। राजराज प्रथम ने सिंगल श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर श्रीलंका उत्तरी क्षेत्र में जीतकर मुंडित चोल मंडलम की स्थापना की। मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने मालदीव अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता विजय प्राप्त की। यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किया। यह शैव धर्म मतानुयानी था। इसने तंजौर के ब्रह्मशिश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजेश्वर व राजराज मंदिर भी कहते हैं। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईसा पूर्व शासक बना। उसने 1022 ईसा पूर्व बंगाल का अभियान किया। वहां उसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर उसने गंगेकोंड कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की। इसे नाम रखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। इन राज्यों के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, अन्य द्वीप सम्मिलित थे। राजेंद्र प्रथम एक विद्वान भी था। उसने वैदिक शिक्षा के लिए अनेक संस्थाएं की स्थापना कराई। शिक्षा के लिए दिए गए भूमि अनुदानों और भोगम कहा जाता था। उसने पंडित चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम के बाद राजा घिराव प्रथम शासक बना। संभवतः चालुक्य सोमेश्वरम से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई और राजेंद्र द्वितीय ने गढ़ क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक किया और कुप्पम के युद्ध में सोमेश्वरम को मात दे दी। इस हार में सोमेश्वरम के शर्मिंदा होकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। इसके बाद वीर राजेंद्र शासक बना। अधिराजेंद्र मूल चोल वंश का अंतिम शासक था। जनता ने इसके प्रति विद्रोह कर इसे अपदस्थ कर दिया। कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1020 ईसा पूर्व चोल वंश चालुक रक्त विस्तृत था। उसका पिता चालुक वंश का शासक, माता चोल राजकुमारी थी। कुलोतुंग प्रथम ने साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। कुलोत्तुंग प्रथम की भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया। भूमि की माप के लिए उसने अपने पैर की छाप दी। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1117 ईस्वी में कुलोकुंद प्रथम ने चीन के सम्राट को समक्ष 72 व्यक्तियों, अन्य स्रोतों में 92 का एक दूत मंडल भेजा। यह दूत मंडल का व्यापक शिष्टमंडल था, जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। कुलोत्तुंग द्वितीय 1135 से 50 ईसा पूर्व चिंदरो स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया। कुलोत्तुंग ने इसे मंदिर के प्रांगण में गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया। नोट: चोलकालीन चतुर्भुज नटराज शिव को प्रतिमा विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में से एक है। यह मूर्ति कांस्य निर्मित है।
राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोलकालीन शासन व्यवस्था। चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय व्यवस्था भी थी। चोल सम्राट का पद का वंशानुगत था। चोल सम्राट का पद वंशानुगत था। चोल सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। विदित है, चोलों के पूर्व कुषाण सम्राटों की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाती थी, जो रोमन प्रथा में से ग्रहण किया गया था। चोल प्रशासन का विस्तृत एवं जटिल नौकरशाही के संचालित था। उच्च श्रेणी में अधिकारी के पेरुंदमन तथा निम्न श्रेणी में अधिकारी तथा सेरुतारम कहा गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल सम्राट प्रांतों में विभक्ति तथा प्रांतों में मंडलम कहा जाता था, जिस पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। साम्राज्य मंडलम प्रांत कोट्टम मलयालू कश्मीरी नाडु जिला कुरम गांव, ये उनके पुराने नाम हैं, और आज के समय में ये गांव कश्मीरी कमिश्नरी जिला। सैयद व्यवस्था। चोलों की भू स्मारक स्थिति साम्राज्यवादी सोच व आर्थिक महत्वाकांक्षा के अनुसार एक सशक्त सेना का होना स्वाभाविक था। सबसे विशिष्ट उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना की नियुक्ति थी, जिस आधार पर यह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी चोलों के लिए झील बनकर रह गई। चोल सेना के छावनियों में रहती थी। चोल सेना छावनियों में रहती थी, जिसे कड़गम कहा गया। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है कि चोलों के पास धनुर्धारी हाथी, पैदल और अश्व सेना तो थे, लेकिन रथ सेना नहीं थी। राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों में वेलुकरा कहा जाता था, जो राजा के आदेश पर तुरंत अपने प्राण त्याग सकते थे। रक्तगोडम ऐसी भूमि होती थी जो सैनिकों को उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए दी जाती थी। राजस्व व्यवस्था। चोल वंश की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूराजस्व की कड़माप या कुड़ी मैपी कहा जाता था, जो कुल उपज का 1/3 भाग होता था। अकाल तथा आपदा की स्थिति में भूमि कर की छूट दी जाती थी, किंतु यह भी उल्लेख मिलता है कि भू राजस्व न जमा करने पर किसानों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी। भूमि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। चोल अभिलेखों प्रमुख करों में वसूलियों के लिए प्रयुक्त शब्द राजस्व कर, आयाम, व्यापारिक प्रतिष्ठा के कर, कोडेरी और द्वारका वाशलिपुरम और आजीवकों पर कर, आजीव आजीवक काशु। एक मिनट। वृक्षकर जिसे बरमाजाडी कहा जाता है, गृहकर उसे मुनेईरे कहा जाता है, ग्राम सुरक्षा कर पड़ी कावल, व्यवसाय कर मगम मगम मगम्य। एशिया पत्ती वह भूमि होती थी जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। पहली भूमि माप की इकाई थी। अन्य तथ्य क्या हुआ है वो देख लेते हैं। भूमि को तीन भागों में बांटा गया था, ब्रह्मदेव, देवदान और टालभूम। कृषकों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें राज्य सरकार के अलावा मंदिरों तथा व्यक्तिगत प्रयासों को भी भूमिका होती थी। सिंचाई पर लगता था सिंचाई पर कर लगता था। कुछ लोगों को इस कर से छूट मिलती थी, जो सेवा विधि के रूप में जानी जाती थी। बढ़ई, सुनार, लोहार, धोबी आदि के व्यावसायिक समुदाय थे, जिन्हें कलने कहा जाता था। कलने कलने कहा जाता था।
नगरों के व्यापारिक में विभिन्न संगठन थे जिनके लिए वड़ज शब्द का उल्लेख मिलता है। इन्हें वाणिज्यम, वाणिज्यर, वाणिज्यी आदि नामों से जाना जाता है। व्यापारिक क्षेत्र के लिए नगरयम का भी प्रयोग हुआ। मानक सिक्का कलंजु या कल्याणजु कहलाता है। चोल काल में मंदिर आर्थिक गतिविधियों को केंद्र थे। ये मंदिर बैंकिंग का कार्य भी करते थे। अच्छा, दक्षिण भारत में गटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय होते थे। स्थानीय स्वायत्त शासन चोलों के समय स्थानीय स्वायत्त शासन की अपनी पराकाष्ठा तथा पहुंचा। यद्यपि यह पल्लव पांड्य के समय से ही चलता आ रहा है। ग्रामीण प्रशासन क्या है? तो चोल वंश के उल्लेखनीय विशेषता उनका ग्रामीण सुशासन था। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी और यह सामान्यतः लोगों की संस्था थी और की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे और का मुख्य कार्य अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेज तैयार कराना था और ये अपने प्रतिनिधियों को नकद वेतन देती थी। नकद नकद नकद, कैश, कैश पेमेंट भाई, कैश पेमेंट। सभा व सभा या महासभा, सभा या महासभा, ये अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव ग्रामों में होती थी। सभी अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। समिति के सदस्य का चुनाव लॉटरी पद्धति से किया जाता था। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार थी देख लेते हैं। ये भैया समिति टूट वारियम, टूट वारियम उद्यान समिति, एरी वारियम सिंचाई तालाब समिति, पूर्ण वारियम मुद्रा नियमन और संबंधित समिति, तवंतसर वारियम वार्षिक समिति। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संगठित किए जाते थे जिन्हें तनियूर तुर्करम कहा जाता था। चोल समाज क्या कहता है? चोलकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। हालांकि समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणी में बांटा था। व्यावसायिक आधार पर वर्ग विभाजन का उल्लेख मिलता है जिसे वलंगई या हंडगई कहा जाता था। वलंगई जो कृषि उत्पादन से जुड़े थे और विशेषाधिकार युक्त थे, इन्हें समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। इड़ंगई जिसे सामान्यतः मजदूर और शिल्पकार आते थे, इन्हें हे समझा जाता था। हे दास प्रथा का समाज में अंश था लेकिन बड़े पैमाने पर दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा बहुविवाह प्रचलन में था लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। देख लो भाई, आज के समय में जो प्रथा करवाते हो, पर्दा प्रथा उस समय नहीं। तो ये हमारी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने एक क्वेश्चन ऊपर पूछा था, क्या पूछा था? हिंदू कुश पहाड़ी कहाँ पड़ती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।